नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें दोस्तों मैंने और इसका जो नवीनतम सिलेबस जारी किया गया है उसके अंदर जितने भी विषय पूछे जाएंगे उनसे सभी से और प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों। मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपका सपना है 2025 के अंदर और चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनना और ये 53,000 प्लस जो 52,000 प्लस वैकेंसियाँ जारी की गई हैं उनके अंदर अपनी एक सीट पक्की करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है राजस्थान जीके का। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अजमेर की आना सागर झील का निर्माण और किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, नरेश अर्णोराज ने। दोस्तों नरेश अर्णोराज जो कि चौहान वंश के एक प्रतापी शासक माने जाते हैं, उनके द्वारा अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इस झील को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो दोस्तों और अर्णोराज का जो युद्ध हुआ था हूण शासकों के मध्य, उसके अंदर जो लाशें थी उनसे और उस क्षेत्र में बदबू उत्पन्न हो गई थी, तो उससे उसकी साफ सफाई करना व अजमेर शहर के लिए जल आपूर्ति करवाना इस झील निर्माण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगर दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो 1135 से और 1150 के मध्य इस झील का निर्माण और अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। दोस्तों बाद में इसी झील के किनारे और जो मुगल शासक शाहजहाँ थे उनके द्वारा बारी दरी का निर्माण भी करवाया गया था। आई होप कि आपको और इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, नागणेची माता। दोस्तों नागणेची माता को और राठौड़ वंश की और कुल देवी माना जाता है। अगर दोस्तों हम नागणेची माता की बात करें तो इनका जो हमें और जो इनका मंदिर है वो हमें बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिस पर प्रतिवर्ष और आश्विन माह व चैत्र माह में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, राजसमंद। दोस्तों जो राजसमंद जिले के अंदर हमें और कुंभलगढ़ किला देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम कुंभलगढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, जो कि एक विशालतम किला माना जाता है। दोस्तों इसी किले की जो दोस्तों परकोटा है वो भारत का सबसे बड़ा परकोटा माना जाता है, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 36 और किलोमीटर मानी जाती है, जो कि और चीन की दीवार के बाद में और संपूर्ण संसार की सबसे बड़ी और दीवार है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद जिले का अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसका निर्माण और महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। और इसी के बीच में दोस्तों और कटारगढ़ का किला भी स्थित है, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, नागौर क्षेत्र। दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और जो जिप्सम का उत्पादन है वो नागौर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। यानी कि दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो हमें जामसर बीकानेर के अंदर देखने को मिलती है, जबकि सर्वाधिक और जो जिप्सम का उत्पादन है वो नागौर जिले की और जो गोठ मांगलौद क्षेत्र है उसमें और किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बीकानेर। दोस्तों जो दुधवा खारा आंदोलन है उसका संबंध और बीकानेर रियासत से माना जाता है। अगर दोस्तों हम इससे आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन हमें 1946 47 के अंदर और बीकानेर रियासत
के दुधवा जो खारा नामक स्थान है, जो कि वर्तमान में चूरू जिले के अंदर स्थित है, वहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इस आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन और जो जमींदार लोग थे उनके खिलाफ और जो वहाँ की आम जनता है उनके द्वारा चलाया गया है। और इसके जो प्रमुख नेताओं की बात करें तो जो मेघाराम वैद्य है आदि को इस आंदोलन के प्रमुख नेता माना जाता है, जो कि दोस्तों 1946-47 के अंदर जब शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे उनके समय में यह आंदोलन हुआ था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे द्वारा जो दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है वो हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए और 25 दिसंबर और 2000। दोस्तों 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री और ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो भारत को और रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना था, यानी कि भारत के हर छोटे गांव को और ढाणियों को और सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था, जो कि 25 दिसंबर 2000 और के अंदर शुरू की गई। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में फॉल्स पार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, अजमेर के ब्यावर व भीलवाड़ा में। दोस्तों राजस्थान के अंदर फॉल्स पार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हमें दोस्तों और अजमेर और भीलवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अजमेर में व अन्य स्थानों की बात करें तो भीलवाड़ा में हमें और प्रमुख रूप से फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। और तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, गागरोन। दोस्तों राजस्थान का जो गागरोन दुर्ग है, जो कि हमें झालावाड़ जिले के अंदर देखने को मिलता है, वो राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा जल दुर्ग माना जाता है। अगर दोस्तों हम इस जल दुर्ग की बात करें तो इसी जल दुर्ग के अंदर हमें और मीठे शाह की दरगाह भी देखने को मिलती है और संत पीपा जी का संबंध भी इस दुर्ग से माना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 3। दोस्तों कालीबंगा की जब खुदाई की गई थी तो इसके जो प्राचीन नगर थे उनके हमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, जिनका जो प्रमुख संबंध है दोस्तों, जो इसके जो शुरुआती जो निचले स्तर है वो हमें और प्राचीन काल लगभग 1750 ईस्वी पूर्व देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमें और कालीबंगा के कुछ क्षेत्रों पर हमें और ईसा के बाद के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो गया। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952-53 में की गई थी। वहीं उत्खनन का कार्य 1961 के अंदर बीबी लाल व बी के थापर द्वारा किया गया था। दोस्तों कालीबंगा को और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, जो कि हमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें अभी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कुटीर उद्यमों में मुख्यतया किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, परंपरागत वस्तुएं। दोस्तों कुटीर उद्योगों के अंदर और परंपरागत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों हम कुटीर उद्योगों की बात करें तो दोस्तों ये वह छोटे उद्योग होते हैं जो कि एक परिवार के द्वारा और किए जाते हैं। दोस्तों इनमें जो अधिकतम कार्य है वो परिवार के सदस्यों द्वारा मैनुअल यानी कि हाथों के द्वारा ही किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्यव्यवस्था यानी जो इंडियन पॉलिटी है उसके जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो अब मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ जिनको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी। और भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर हमें और मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनकी संख्या और 6 मानी गई है, जिसमें जिनका उल्लेख और हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से और 35 के मध्य किया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति का को कौन निर्वाचित करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन मंडल के द्वारा और भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कराया जाता है। तो विकल्प सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख हमें संविधान के और भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 52 से लेकर और 61 के मध्य देखने को मिलता है, जिसमें अनुच्छेद 52 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से और भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य व भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संसद में धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल होता है वो किसके अनुमोदन से पारित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, लोकसभा। दोस्तों संसद के अंदर जो मनी बिल होता है वो लोकसभा के अनुमोदन से ही पारित किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम मनी बिल की बात करें तो इसका उल्लेख दोस्तों हमारे संविधान के अंदर और अनुच्छेद 110 के अंदर किया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं दोस्तों जो बजट शब्द है उसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो जानकारी है दोस्तों जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी जानकारी हमें वो आर्टिकल 112 के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी धन विधेयक का जो अनुमोदन है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसे भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों और जनवरी और 1950 के अंदर की गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, प्रारूप समिति। दोस्तों भारतीय संविधान का जो प्रारूप है जो ड्राफ्ट है वो प्रारूप समिति के द्वारा और तैयार किया गया था। अगर दोस्तों हम प्रारूप समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। वहीं दोस्तों इसकी स्थापना और हमें 29 अगस्त 1947 के अंदर और यह जो प्रारूप समिति है वो बनाई गई थी। प्रमुख रूप से इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा ये भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में पहली बार आपातकाल यानी कि इमरजेंसी कब घोषित किया गया था। दोस्तों भारत में सबसे पहले जो आपातकाल है वो कब घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी और 1962। दोस्तों भारत में और 1962 यानी भारत चीन युद्ध के बाद में और आपातकाल घोषित किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर और अब तक 3 बार आपातकाल लगाए जा चुके हैं, जिनका समय दोस्तों 1962, 1975 वह दोस्तों 1975 से और 77 के मध्य माना जाता है। यानी कि अब तक और 3 बार आपातकाल लगाए गए हैं। वहीं अगर दोस्तों हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंदर हमें आपातकालों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
नीति निर्देश तत्व यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि डीपीएसबी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका जो मेन उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो क्या है, वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। दोस्तों भारत के अंदर जो हमारे संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है, उनका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, भारत के अंदर और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इनका प्रमुख उद्देश्य माना गया है, जिनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक और किया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इनको हमारे संविधान में और आयरलैंड देश से के संविधान से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का पहला कानून मंत्री था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद के जो पहले कानून मंत्री थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। वहीं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहीं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति व सरदार पटेल को भारत का गृह मंत्री बनाया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संसद में किसी मंत्री को हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों संसद के अंदर किसी भी मंत्री को हटाने के लिए और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर दोस्तों और संसद के कुल बहुमत का लगभग 2/3 जो लोग होते हैं उनकी मंजूरी लेना आवश्यक है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, 5 वर्ष। दोस्तों सामान्यतः भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो और 5 वर्ष माना जाता है। अगर दोस्तों हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही दोस्तों, और भारत की जो राज्यसभा, वो संसद की जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति ही होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम इंडियन और ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन और बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो आज का हमारा और इंडियन ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का मानक समय यानी कि IST किस रेखा पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 82.5 डिग्री वो जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे भारत की मानक समय रेखा भी कहा जाता है, उसका अनुसार ही भारत का जो समय है दोस्तों वो निर्धारित किया जाता है। अगर दोस्तों हम इस रेखा की बात करें तो यह रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो कि झांसी के पास स्थित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम भारतीय समय की बात करें तो दोस्तों भारतीय समय और जो विषुवत का जो समय है उससे 5 घंटे आगे है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, कोसी। दोस्तों जो कोसी नदी है उसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि दोस्तों इस नदी के कारण और बिहार में बारिश के दिनों में और बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो दामोदर नदी है उसे हम बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के अंदर हमें और थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। और दोस्तों हम थार के मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान के लगभग 12 से 13 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जो कि एक शुष्क मरुस्थल माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील भारत की और सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। वहीं दोस्तों बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि हमें उड़ीसा राज्य के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों चिल्का झील हमें उड़ीसा राज्य के अंदर देखने को मिलती है, जबकि बुलर झील हमें और जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम और चिल्का झील के अलावा और उड़ीसा राज्य की बात करें तो भितरकनिका व सिमलीपाल नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हमें और उड़ीसा राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं और दोस्तों अन्य झीलों की बात करें तो साबर झील हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, लोकटक झील हमें मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी केरल। दोस्तों केरल राज्य के अंदर हमें और जो साइलेंट वैली नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम केरल की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमें केरल राज्य के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा पर्वत श्रेणी भारत और चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी जो हिमालय है दोस्तों वो भारत और चीन के मध्य प्राकृतिक रूप से और सीमा का निर्धारण करता है। और दोस्तों हम हिमालय पर्वत की बात करें तो इसे प्रमुख रूप से और 3 भागों में बांटा गया है, जो कि और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी और जो कुल ऊंचाई है दोस्तों वो है 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का सबसे और ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों जिसका इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए जोग जलप्रपात। दोस्तों जो जोग जलप्रपात है जो कि और हमें शरावती नदी पर देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य के अंदर, वो भारत का सबसे ऊंचा और जलप्रपात माना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पश्चिमी घाट का कौन सा नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए सह्याद्री पहाड़ियाँ। दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम पश्चिमी घाट की बात करें तो दोस्तों भारत के अंदर सर्वाधिक जैव विविधताओं और सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला और यह क्षेत्र माना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसके हमारे जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए अंडमान। दोस्तों जो अंडमान द्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगर दोस्तों हम अंडमान द्वीप की बात करें तो यह हमें और बंगाल की खाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर। वहीं दोस्तों उत्तरी अंडमान को और दक्षिण अंडमान से और 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न हेल्पफुल लगे हों और आपको लगता है कि मैं आपकी सफलता में अपनी भागीदारी निभा सकता हूं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाने वाला हूं, जिसके तहत दोस्तों मैं आपको राजस्थान जी के, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ और वह हिंदी की और क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अपनी सफलता में हमारे योगदान को सुनिश्चित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।